हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। बात हम यहाँ पे ये कर रहे थे, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। क्वेश्चन है कि सर हम सेट डाटा के अंदर इन वेरिएबल्स को क्यों डिक्लेयर करते हैं। सादा सी बात है कि अगर आप किसी भी फंक्शन सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो डिक्लेयर करते हैं उसको जब आप कॉल करते हैं सेट डाटा के लिए, तो आप सेट के फंक्शन को जो वैल्यू सेट के लिए भेजेंगे वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगी। तो वो जहाँ स्टोर होंगी वहाँ आप कोई ना कोई वेरिएबल तो डिक्लेयर करेंगे इस टाइप के। तो लिहाजा आप इस वेरिएबल्स को जो कि फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे आप इनको डिक्लेयर करते हैं। अब इनकी जो वर्थ है वो सिर्फ इस बॉडी के अंदर है, इस बॉडी के अंदर बस। जबकि आईडी नेम और जो सैलरी है ये क्लास के याद रखिएगा डाटा मेंबर्स हैं। और याद रखिएगा दीज आर द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो ये क्लास के डाटा मेंबर्स हैं और ये इस फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर हैं। जैसे आपने फंक्शंस के अंदर बीएसआईटी को मैंने पढ़ाया हुआ है और आईसीएस ने भी पढ़ा हुआ होगा। तो इनका सिर्फ स्कोप यही है, वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। जी कोई और क्वेश्चन है किसी और की तरफ तो वो भी कर सर सकते हैं। जी जी बोलें। सर जो हमने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर लिए हैं, हाँ इसकी जी। जगह हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डॉट लगाकर असेस करते थे, ये जो वैसे नहीं कर सकते, नहीं मतलब कर सकते कंस्ट्रक्टर यूजर ना, डिफाइंड नहीं कर। नहीं कर सकते जी, फिर तो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना। फिर तो मर गया कोई तो भी फिर आपके पास बात सुने ना, फिर तो कोई भी आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है। आपका जो पासवर्ड है वो तो कोई भी चेंज कर सकता है। समझ लें कि आपकी फेसबुक एक क्लास है और उसके अंदर आपका जो पर्सनल डाटा है वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी एज ऑफ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासवर्ड, आपका सेल नंबर, वो तो फिर कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो वो तो फिर एक अच्छी अप्रोच ना हुई। तो फिर तो ये होगा कि आपका कोई यूजर नेम भी चेंज कर देगा। देखे ना, आप फेसबुक आईडी पे जाए ना तो आपका यूजर नेम कुछ और होगा, आपका नाम जो भी लिखा हुआ होगा या यूजर आईडी फेसबुक का कोई और होगा। एक्चुअल में आपका ईमेल आईडी तो किसी को पता भी नहीं होगा कि आपने किस ईमेल आईडी से इसको लॉगिन किया हुआ है। पासवर्ड तो बड़ी दूर की बात है। तो इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। और सर जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आ रहा है, जो हम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में पहले नो आर्ग्यूमेंट वाला सब कुछ जीरो से कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोबारा इनेबल ना हो, गार्बेज वैल्यू ना बन जाए एग्जैक्टली वो। यूजर की नीड ही यही है ना, यूजर अपनी नीड करना चाहता है। यूजर कहता है कि उसका तो काम सिर्फ क्या था जी, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना, इनिशलाइज कर देना। लेकिन यूजर की डिमांड है कि वो अपनी मर्जी से डिक्लेयर तो हो जाएंगे लेकिन वो अपनी मर्जी से इनिशलाइज करना चाहता है। तो इसीलिए तो फिर हमने कंस्ट्रक्टर्स पढ़े और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया। अगर ओवरलोडिंग ना करते तो फिर हम हमेशा के लिए बाउंड हो जाते कि एक ही टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना सकते। जैसे अगर यहाँ पर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना लिया ना, ये देखें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो भाई हम फिर जिंदगी भर कभी भी नो के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, हम इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते थे। फिर हम EMP1 जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते। हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ी इसीलिए है कि हम चाहें तो हम नो बना सकते हैं, हम वन बना सकते हैं, हम टू बना सकते हैं, हम थ्री बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने वन और टू का वर्ड बोला बट आपने वन और टू क्यों बनाने हैं। तो बात बिल्कुल एग्जैक्टली है कि मैं वन और टू क्यों बनाऊं जबकि मेरे डाटा मेंबर तीन हैं। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां वन और टू भी बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे नो और थ्री चाहिए, क्यों? अगर मैं वन बना देता हूँ तो वन में किसको मैं इनिशियलाइज करूंगा, सैलरी को या नेम को या आईडी को? और अगर टू बनाता हूँ तो किसको इनिशियलाइज नहीं करूंगा? दो को तो कर दूंगा, तो क्या नेम को छोड़ दूंगा या सैलरी को छोड़ दूंगा या आईडी को छोड़ दूंगा? तो ये बात है, इस पे काफी बात हो चुकी है। आगे की तरफ मूव करें जी। जी पब्लिक और यस प्राइवेट, सर। जी बिल्कुल जी, सी में यूज होते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो सा है वो बड़ा एक शॉर्ट लिमिट के लिए। ऊप के अंदर इस बेसिकली क्लासेस स्ट्रक्चर यूनियन और क्लासेस और यूनियंस के अंदर हम बेसिकली इनको हम यूज करते हैं। अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जी प्लीज वो हैंड रेज कर सकता है, वो पूछ सकता है मुझसे। मैंने आपको ये जो 12 क्वेश्चन दिए थे इनमें से देखें अगर आप, तो आप के स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन एक बच्चे का शेयर करने लगा हूँ। आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर भी ये बैटमैन वाला एक क्वेश्चन है। और मैं अगर इसको बैटमैन वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा
मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ स्क्रीन पे, तो आप इसको रीड करें। वो कहता है कि डिफाइन अ क्लास बैटमैन विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। प्राइवेट में उसने दिया हुआ है कि बैटमैन का कोड है, बैटमैन का नेम है, उसके इनिंग्स है, नॉट आउट है, रन है, ये इंटीजर टाइप के हैं। उसने 20 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। आप करेक्टर टू अरे या फिर आप स्ट्रिंग भी इनिशलाइज कर सकते हैं। मैं अभी स्ट्रिंग से करवा रहा हूँ, आगे जाके कैरेक्टर रेस के बारे में बात करेंगे। अब बैटमैन की एवरेज इज अ प्राइवेट मेंबर फंक्शन। देखिए, इट्स अ प्राइवेट मेंबर फंक्शन। अब सही बताऊं तो आप में से किसी को बैट जब भी कभी वो बैट्समैन आता है क्रीज पे खेलने के लिए, तो आपको पता चलता है कि इसकी एवरेज क्या कैसे निकाली है? भाई कभी भी किसी को नहीं पता चलता, बस एवरेज लिखी हुई होती है कि जी बताऊंगा, वो मैं 12 में बताऊंगा। ये क्वेश्चन हुआ हुआ है, मुझे मिला, इसलिए मैं इस पर डिबेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि बैटमैन तो इट कैलकुलेट द अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला क्या है कि जनाब उसके रन, जितने भी उसने रन्स किए हुए जो कि नॉट आउट हैं, और रन है बटा उसने क्या हुआ इनिंग्स की हुई है। तो ये कोई एवरेज है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, लिहाजा मुझे इस चीज़ का वैसे भी आइडिया नहीं है। इसके बाद कैलकुलेट एवरेज है, और ये फंक्शन जो है ये एवरेज को कैलकुलेट करता है। सॉरी, एवरेज ये एक वेरिएबल है, और कैलकुलेट एवरेज एक फंक्शन है। नीचे फंक्शन की ब्रेसेस बनी हुई है, आर्गुमेंट ब्रेसेस जो बता रही है दिस इज अ फंक्शन। एक रीड डाटा है और एक डिस्प्ले डाटा है। रीड डाटा सारा कोई रीड करेगा यूजर से, और कैलकुलेट एवरेज को भी कॉल करेगा खुद ब खुद ही। और यानी कि यूजर मेन में रीड डाटा को कॉल करता है, और रीड डाटा की बॉडी जो कि पब्लिक होगी उसके अंदर इसके प्राइवेट मेंबर कैलकुलेट एवरेज को कॉल की जाएगी, और डिस्प्ले डाटा भी पब्लिक होगा और पब्लिकली इसको कॉल किया जाएगा। एंड में जी आपके पास बैट्समैन का कोड आ गया, उसके बाद नेम आ गया, इनिंग आ गई। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नॉट आउट, रन आ गए, फ्लोट में आ गया कैलकुलेट, उसने फ्लोट कैलकुलेट निकाला, उसमें उसने लिखा, ये देखें कि बैटमैन एवरेज इक्वल टू उसके जो रन हैं डिवाइडेड बाई टाइप कास्टिंग की है। बहुत अच्छी बात है। अगर टाइप कास्टिंग ना करते तो इंटीजर इंटीजर की वजह से क्या होता कि वैल्यूज इंटीजर में आती, फ्रिक्शनल ना आती। तो बहुत अच्छा उसने टाइप कास्टिंग कर दिया, उसने फ्लोट किया। आप स्टैटिक कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, स्टैटिक कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग से क्या होता है कि याद रखिएगा कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म बन जाएगी, रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। और जब भी कभी पी ओवर क्यू की फॉर्म में जब आप वैल्यू को डिलीट करते हैं तो आंसर हमेशा पी ओवर क्यू की फॉर्म में ही आता है। तो पी इज इंटीजर एंड क्यू इज इंटीजर। देखिए रन्स क्या हैं, रन्स भी इंटीजर्स हो जाएंगे, और इनिंग्स नॉट आउट वाली जो सी है, इनिंग्स माइनस नॉट आउट, ये भी दोनों इंटीजर हैं। तो जब भाई ये जब दोनों नॉट आउट ही इंटीजर होंगे तो पी ओवर क्यू बनना गया। तो इसलिए उसने इसे फ्लोट करवा दिया कि इनको जब माइनस करेगा तो बेशक इंटीजर ही है, लेकिन इसको वो फ्लोट की शक्ल अख्तियार कर देगा। तो इंटीजर बटा फ्लोट, तो आंसर आना चाहिए फ्लोट में। तो आंसर फ्लोट में, तो एक फंक्शन के अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है? रिजल्ट, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, और ये रिमाइंडर बचेगा जो भी बनेगा। तो उन्होंने उसने क्या किया, उसने फ्लोट कर दिया ताकि हमारे पास वैल्यूज मिल सके। रिटर्न उसने जी बैटमैन, ठीक हो गया जी। रिटर्न बैटमैन की जो भी एवरेज होगी वो आ जाएगा। पब्लिकली क्या कर रहे हैं ये देखें। पब्लिकली वो उसने रीड डाटा को कॉल की, उसका बार कोड, उसका नेम, उसकी इनिंग, उसका नॉट आउट, और उसके अलावा उसने एंटर रन्स को कॉल किया। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड आउट नहीं किया, तो माइनर सी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। उसने कहा है कि इन्वोक द फंक्शन कैलकुलेट एवरेज। सो ये बस माइनर सी चीज जो उसने डिस्प्ले में लिखी थी, बस उसको यहाँ पर हमें बस कॉल करनी थी, नॉट storing into the app, बस this one, that's it, nothing new, बस this सर one. सर जो CIN फंक्शन होता है वो हमारे पास स्पेसिस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम लोग गेट लाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं इसके लिए, मतलब स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, जैसे बी नेम है तो ये उसमें स्पेसिस। नहीं, बहुत तेज बोल रही हैं आप। ये वो हम इसके लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, गेट लाइन भी कर लेंगे, सीन भी करेगा, ये भी आपके सामने करेगा, क्यों नहीं करेगा, 100% करेगा। अच्छा, और फिर एवरेज को डिस्प्ले करवाना है तो नो यो जस्ट एवरेज ऑफ बैट्समैन इज, ये यहाँ पे जो भी उसकी एवरेज क्या है जी। अगर आप वो करना चाहते हैं ठीक है, आप कर सकते हैं। वो ये फार्मूले गेट लाइन और ये तमाम चीज़ें इसके लिए यूज़ की जा सकती हैं। गेट लाइन का फंक्शन बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, लेकिन सी इन भी स्ट्रिंग के लिए चल पड़ता है। ये गेट लाइन के जो फंक्शन है ना, गेट लाइन गेट्स, ठीक है? तो सी इन डॉट गेट लाइन,
ये वाले जो फंक्शन है ना, ये सी स्ट्रिंग के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे। सी स्ट्रिंग जिसे हम कैरेक्टर टू स्ट्रिंग कहते हैं। बैट्समैन B1 उसका डाटा रीड किया गया। इन्होंने एक अच्छा किया कि इन्होंने एंडल दे दिया ताकि आउटपुट नीचे नजर आए। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और ये प्रोग्राम चल पड़ा। देखिए मैंने तो सीन से किया हुआ है, मैंने नहीं, इस बच्चे ने भी सीन से किया हुआ है। तो एंटर 4 डिजिट कोड जी, दिस इज 1111। इसका नेम है जी लाइक अली है, और इसकी टोटल इनिंग्स इसकी 45 है। इसके टोटल नॉट आउट इनिंग्स इसकी 40 है। मैं ऐसी रैंडम लगा रहा हूँ। और एंटर रन्स, इसके 1200 रन्स कर लेते हैं। तो भाई ये इसका सारा डाटा आपके सामने आ गया। अब मैं कोई स्पोर्ट्समैन तो हो नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का नहीं पता चल रहा। जी इट्स ओके, कोई नहीं है, शराज आप पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है, जरा इसको पढ़ते हैं, कि वो कहता है कि डिफाइन अ क्लास रिपोर्ट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मेरे साथ रहिएगा क्लास, जहां आपको प्रॉब्लम हो आप उस वक्त पूछ सकते हैं। तो रिपोर्ट की एक क्लास है, मैं साथ साथ स्विच करता जाऊंगा। मैं इसको कोड ब्लॉक पे लेके आ रहा हूँ और इसी को मॉडिफाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोड वैसे इस बच्चे ने किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि ये बैटमैन वाला जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, बैटमैन वाला, बैटमैन या बैट्समैन जो भी था जी, तो ये क्वेश्चन नंबर बैट्समैन, ठीक हो गया जी। ये मैं आपके साथ आप शेयर कर दूंगा। ओके, अब आते हैं टू द पॉइंट, बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है जी कि एक रिपोर्ट की क्लास बनानी है जी। ठीक है जी, मैं एक रिपोर्ट की क्लास बना रहा हूँ, और ये रिपोर्ट की क्लास आप देखते जाइएगा। इसके अंदर वो कहता है कि 4 डिजिट एडमिशन नंबर, नेम ऑफ 20 कैरेक्टर्स। तो भाई ये उसने लिख दिया जी एडमिशन नंबर, तो भी ऐड नंबर आ गया। उसके बाद रिपोर्ट का नेम आ गया, तो जस्ट नेम आ गया। इसके बाद उसने कहा कि रिपोर्ट के अंदर मार्क्स एंड अरे ऑफ 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। स्टूडेंट की रिपोर्ट है जी, तो भाई ये फ्लोट के अंदर, और इसके बाद उसके एवरेज मार्क्स आ गए। तो हम क्यों ना ये नीचे वाले ही फ्लोट को यूज कर लेते हैं अपने के लिए। तो एक एवीजी आ गया और दूसरा उसने 5, तो मार्क्स ऑफ 5, तो मैंने उसका अरे बना लिया। ठीक है, उसके बाद है जी गेट एवरेज। अब वो गेट एवरेज क्या करता है, दिस इज गेट एवरेज फंक्शन, और अ फंक्शन टू कंप्यूट द एवरेज ऑब्टेन्ड इन 5 सब्जेक्ट्स। ठीक हो गया, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को तो फॉर लूप भी लगा सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चले फॉर एग्जांपल मैं फॉर लूप इंक्लूड कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन 5। आप साइज भी यूज कर सकते हैं, एंड आई प्लस प्लस, और इसकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं हम, एवरेज फाइंड आउट करना है। सो देखें यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना है, सो यू मस्ट डिफाइन फ्लोट टाइप सम इज इक्वल टू 0.0f। अब ये लोकल हो गया, जैसे मारिया ने कहा ना, मारिया दिस इज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है जी, सम प्लस, सॉरी नॉट अ मार्क्स, इट्स अ मार्क्स, मार्क्स ऑफ आई। सो दिस इज मार्क्स ऑफ आई, और एवरेज हमने निकालना है जी। तो देर इज नो रिटर्न टॉप ऑफ, अगर आप एवरेज रिटर्न करवा रहे हैं तो ठीक है, अगर रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मीनवाइल, तो फिर क्या होगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बैटमैन के अंदर भी हमने एक चीज ध्यान नहीं दी, कि जब वो कैलकुलेट एवरेज को कॉल करता है तो इट मस्ट इनिशियलाइज विद बैट्समैन एवरेज, तो वो बैट्समैन एवरेज को मैंने वो भी कर दिया। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन में कहता है कि माँ फाइंड द, ठीक हो गया जी, एवरेज। ठीक है जी, कहता है जी कि वो एवरेज को कैलकुलेट करता है। उसने यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं दी हुई ना, उसने बोला है, तो मैं वाइड लिख रहा हूँ। और इट जस्ट सिंपल, इट जस्ट avg is equal to sum divided by 5.0f, that's simple।
क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर डिमांड नहीं की कि रिटर्न करना है कि नहीं करना, उसने कहा जस्ट कैलकुलेट द एवरेज। तो सम की बस बात यहीं तक ही थी, सम आया और आके चला गया, बात खत्म। अब क्या करना है जी, ये इससे आगे सिंपल सा है जी, रीड डाटा पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है जी रीड इन्फो एंड डिस्प्ले इन्फो, दिस इज रीड इन्फो एंड दिस इज डिस्प्ले इन्फो, सो दिस इज डिस्प्ले इन्फो। अब रीड इन्फो में कहता है कि एक्सेप्ट द वैल्यूज दिस इन्वोक द गेट फंक्शन। सो जी हम यहाँ पर अब वन बाय वन इनको करने लगे हैं। एंटर 4 डिजिट, तो दिस इज एड नंबर, ठीक हो गया, एडमिशन नंबर, देन नेम एंड मार्क्स, देन दिस इज नेम एंड देयर इज मार्क्स। अब मार्क्स लेने के लिए फिर मुझे लूप लगानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे पहले सी आउट करता हूँ। अब क्योंकि अच्छे तरीके से आउटपुट बनानी है, सो एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट 1 करना है ना, सब्जेक्ट 1 करना है, तो दिस इज I+1, so this is CN, sorry not marks, MA, marks, marks of I। अब ये लूप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमसे ले लेगी। तो एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, देखें I0+1 तो 1 शो करेगा, तो वो 1, ठीक है। अच्छा जी 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे और दैट्स इट। इसके अलावा और हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, तो गेट एवरेज, तो ये भाई गेट एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। अब आ गया डिस्प्ले में, तो सबसे पहले इसका जी ऐड नंबर वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि वो ऐड नंबर किस लिए उसका एडमिशन नंबर है। नेम में इसका भाई नेम आ जाएगा। अब इसके मार्क्स डिस्प्ले करने हैं तो क्यों ना हम इसी लूप को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर मार्क्स दिखाने हैं तो मार्क्स दिखा देंगे सारे, अगर एवरेज दिखाना है तो एवरेज दिखा देते हैं, तो चलो मार्क्स दिखा देते हैं। तो मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 इज, जानबूझ के लिखा ताकि आपको पता चल सके कि डिस्प्ले करना होता तो मैं कुछ इस तरह करता, हैंडल, ठीक है जी। और उसके बाद भाई इसका क्या रह गया, इसका एवरेज रह गया। तो ये भाई उसने अच्छी आउटपुट बनाई हुई थी, तो मैं उसी को ही एवरेज ऑफ दिस इज एवरेज AVG। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दें। जी जी मैं ये क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ जी, ये देखिए एडमिशन नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं 5 के, और एवरेज गेट, सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करता है, कोई नहीं बताया क्या करता है कैसे करता है। स्टूडेंट से इन्फो में रीड नंबर, नेम, मार्क्स, इन्वोक द एवरेज, और डिस्प्ले क्या करता है, ऑल रिपोर्ट्स ऑन द स्क्रीन। कोड ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, मैंने क्या किया गौर से देखें, एडमिशन नंबर लिया, तो आप पीछे रखते हैं क्यों, क्योंकि वो नज़र आ रहा है, इट्स अ प्राइवेट। एडमिशन नंबर, नेम, एवरेज और 5 मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एवरेज का काम क्या है कि सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करवाता है, तो सम निकालता है और एवरेज कर लेता है। उसके बाद रीड में हम 4 एडमिशन नंबर ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे और वो एवरेज को कैलकुलेट करवाएगा, एवरेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे एवरेज निकाल देगा। डिस्प्ले में हम एडमिशन नंबर और नेम और पांचों के पांचों सब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे और इसका एवरेज डिस्प्ले करवा देंगे। रिपोर्ट्स के नाम से हम एक R1 रख लेते हैं, ये देखें, और भाई ये देखें R1 डॉट, देखें वो प्राइवेट है, देखें वो प्राइवेट शो कर रहा है, इट्स अ प्राइवेट। तो रीड इन्फो एंड R1 डॉट डिस्प्ले इन्फो, और ये आपके पास आ गया जी। इसमें जैसे उसने कहा था किया हुआ था, तो मैं भी चाहूँगा कि एंडल डाल देते हैं ताकि आउटपुट अच्छी और खूबसूरत नज़र आ सके। ओके जी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इतना सा प्रोग्राम था जी ये, कहीं पे सेमीकोलन मिस, हाँ जी ये नज़र आ गया। स्क्रीन को आपकी तरफ शेयर कर रहा हूँ, डिजिट्स है तो ऐसी 1 2 1 2, और नेम है इसका
असलम कर लेते हैं, इसके मार्क्स आ रहे हैं, कुछ रैंडम मार्क्स लगा रहा हूँ। देखें किस तरह कितने प्यारे तरीके से वो बता रहा है कि उसके मार्क्स कितने हैं, पहले सब्जेक्ट के, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें सब्जेक्ट के। इसके बाद उसने एवरेज खुद ही कैलकुलेट करना है, वो नीचे उसने कर दिया होगा। ये इसका एडमिशन नंबर था, ये असलम था, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और द एवरेज ऑफ असलम इज 70। सो दिस इज योर होल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी, एंड दिस इज द अरे ऑफ 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ये बिल्कुल इसी तरह 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज अरे को उसी तरह यूज़ किया जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया और उसमें कोई मार्क्स का अरे लिया हो। मुझे नहीं पता BScs रेगुलर का तो नहीं पता, बट BSIT रेगुलर को मैंने स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ करवाई हुई है। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मेरी क्लास मुझसे पूछ सकती है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ पर सर पास मेरा करूँगा। क्वेश्चन है, जी बोलें आप। सर जो सेट फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था उसमें जो आर्गुमेंट्स थे वो सर वैल्यू कहाँ से लेंगे, मतलब वैल्यू कहाँ पे हम उसको पास करवाएंगे? भाई आप उस फंक्शन को जहाँ पे भी कॉल करोगे वहां से आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप उसको मेन में बना रहे हो तो आप मेन में कोई वेरिएबल्स बना के यूजर से ले लें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? मैं दोबारा बताऊं? जी सर। देखें, सर एक बार दोबारा बता। मैं बताता हूँ। देखें, जो सेट सेट का जो फंक्शन आप कोई भी बनाएंगे ना, सेट का कोई भी फंक्शन जो आप बनाएंगे, उसका मकसद ये होता है कि वो क्लास के अंदर से वैल्यू गेट नहीं करेगा। जैसे ये देखें, यहाँ से गेट कर रहा है, ये देखें ना, सीन यहाँ कर रहा है। आप क्लास के ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है, आप कहते हो कि भाई क्लास मैं जो वैल्यूज दूं ना, तुम वो वैल्यू सेट करो, और वो तभी सेट होंगी ना जब आप उसको पास करोगे। कहाँ से पास करोगे? जहाँ पे आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होगा। अगर आपने मेन में ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर लोगे। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं डायरेक्टली वैल्यूज को कॉन्स्टेंटली वहां पास कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड लिटरल कॉन्स्टेंट्स। जैसे याद होगा, ID 111, ठीक है, नाम अली, सैलरी 50,000, तो मैंने नहीं ली यहाँ पे, नहीं तो मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी ले सकता था वैल्यू। कैसे? डमी वेरिएबल 3 बना के पहले यूजर से वैल्यू लेता और फिर उन वेरिएबल्स को पास कर देता। वो वैल्यूज जाके इसके डाटा मेंबर्स के अंदर स्टोर हो जाती है, इस क्लास के डाटा मेंबर्स के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। तो सर काइंडली छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा सकते हैं मैंने अगर पॉसिबल है तो? मैंने ऑलरेडी बना के दिखाया हुआ है, आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें इस पे बात की गई हुई है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इस चीज पे कहाँ स्टक हो गए हुए हैं। बात जरा गौर से सुने। जैसे आजकल मैं वाले साहब के लिए हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह कर रहा हूँ, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और खुद ही वहाँ का कंपाउंडर फार्मेसी से मेडिसिन लेके आ जाता है। दिस इज कॉल्ड गेट डाटा। वो वहीं से ले लेता है। सेट डाटा से मुराद ये है कि वो मुझे रसीद पकड़ा देता है और कहता है जी कि जाएं जाके दवाई लेके आए। तो सेट डाटा में मैं हॉस्पिटल की फार्मेसी से दवाई लूं या जहाँ मर्जी से दवाई लूं, ये मेरा डिसीजन होगा, ठीक है। और मैं फिर वो मेडिसिन उनको दूंगा और वो मेरे वालिद को लगाएंगे। सो सेट डाटा का मकसद ये होता है कि आप वैल्यूज दें और वो लगाएं। गेट डाटा में होता है कि आप क्लास को कहते हो कि भाई आपको पेशेंट दिया हुआ है, आप नहीं लगानी है, आप नहीं लेनी है, आप नहीं लगानी है। तो गेट डाटा वो क्लास के ज़ूम में चला जाता है, क्लास ही अपने फंक्शन को कॉल करके आपसे डाटा लेती है, ठीक है, मतलब यूजर से। लेकिन सारा कंट्रोल क्लास के पास चला गया। और सेट डाटा में क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि भाई आप मेडिसिन लेके आओ, तो आप जो मेडिसिन दोगे वो क्लास रख देगी सेट जरिए जरिए, जो जो वैल्यूज दोगे। क्लियर हो गया बात? तो ये दो अलग अलग सिंपल से तरीके हैं जी चीजों को मैनेज करने के। सर इस ओके प्रोग्राम सर। में ही नेम को इनपुट लेने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे डिक्लेयर करा सकते हैं स्ट्रिंग के बजाय, मतलब इसके इंस्टेड ये यूज हो सकता है? जी ये कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको डाटा को स्टोर करवाने का तरीका आना चाहिए, और वो स्ट्रिंग कॉपी का कॉन्सेप्ट है। वो आपको अगर नहीं आता तो आपको अच्छा खासा मुश्किल हो जाएगा। वो आगे जाके मैं चैप्टर नंबर 7-8 में जाके मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। अगर आप ट्राई करते भी रहेंगे तो आपसे वो स्टोर ही नहीं हो पाएगा। उसके लिए स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है या फिर खुद से अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक सर लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन हो जाती है, लेकिन सी स्ट्रिंग असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन नहीं होती।
सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना कि नेम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिकेशन तो एरे में ही लग सकती है, मतलब स्ट्रिंग अभी में तो अभी हमारी छोड़ दें, ये तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, पेपर में ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, मैं नहीं दूंगा कभी भी। ओके वहां सर। वहां पर ये जरूर लिखा होगा कि ये स्ट्रिंग से करना है कि सी स्ट्रिंग से करना है, और जब सी स्ट्रिंग का कहा जाएगा तो उस वक्त 100% आपको मैंने करवाया हुआ होगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन आपसे। जल्दी से पूछें, ये मेरे पास 7 मिनट रहते हैं और मैं डिस्ट्रक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। जी बताएं जी। सर जी जब हम नीचे क्लास का नेम लेके उसका मतलब एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं और हम ऊपर अपना यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, लेकिन हम नीचे से अगर वैल्यू पास न करवाएं तो ऊपर हमने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो मेमोरी में वैल्यू लेगा या नहीं? नहीं, कोई भी नहीं लेगा, जब उसको कॉल ही नहीं जानी तो उसने कौन सा लेना है। याद रखिएगा, अगर वो लेता भी है, कुछ बाइट लेता भी है, तो वो उसका ना होने के बराबर है, लेकिन एटलीस्ट आपने वो फंक्शन बना दिया, आपने वो चीज बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपने उसकी उसकी एक्सेस को बढ़ा दिया, उसकी पावर को बढ़ा दिया। कैसे? फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देने के लिए मैं यूँ कहता हूँ कि कभी आपने एटीएम पे जाके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, यस सर। या आपने बिलिंग पे किया एटीएम मशीन के जरिए? यस सर। यानी आपने तो किया है, यानी आपने बिल भी पे किए हैं एटीएम के अंदर जाके। नहीं, एटीएम के अंदर से बिल तो नहीं पे होते, वहाँ पीडीसीएल के बाहर एक छोटी सी मशीन है, वो से बिल ना, पे हो जाते हैं। नहीं, एटीएम के अंदर भाई आपके यूटिलिटी बिल्स भी अदा हो जाते हैं। तो अब आप कहें जी कि ये फंक्शन क्यों डाला गया है, तो भाई ये जिसने यूज करना है वो कर ले, जो नहीं यूज करना चाहता वो ना करे। तो हमेशा चीजों को ज्यादा फीचर के साथ पेश किया जाता है, ना कि थोड़े फीचर्स के साथ। बात करते हैं डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर हम लोगों ने लाइक जैसे 4 और 5 को काम था, उसके अंदर आपने वॉइड का गेट का फंक्शन भी बनाया था, वॉइड सेट का। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए जब हम ले रहे हैं तो वॉइड गेट अगर हम लाइक सी आउट और सी इन कर लेंगे, तो फिर हम उसे वॉइड सेट में भी पैरामीटर पास करेंगे। नहीं, ये देखिए ना, फिर बता रहा हूँ कि बना दिया ना बच्चे, चीजें बना दी आपने। एक सॉफ्टवेयर बना दिया, अगर उस क्वेश्चन की डिमांड है तो बनाना है, नहीं है तो नहीं है। अगर क्वेश्चन की डिमांड है वही ना, सर, बात सुने, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी एक को कॉल कर लें, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, वही एक को कॉल करेंगे ना हम। एक को कॉल करेंगे। आपके घर में बाइक भी है, 2 बाइक हैं, ठीक है, बल्कि 3 बाइक हैं, वालिद का भी है, बड़े भाई का भी है, छोटे भाई का भी है, घर में गाड़ी भी है। तो अगर आप बाइक पे जाना चाहती हैं और बड़ा भाई कहता है मेरे बाइक पे मेरे साथ चलो, तो नहीं, आप वहां पे जिद लगा के बैठ जाएंगी, नहीं मैंने छोटे भाई की बाइक पे जाना है। तो ठीक है, चल जा सकती हैं, आप जिद लगा के भी जा सकती हैं, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी तो है ना। अगर आप गाड़ी पे जाना चाहती है तो गाड़ी पे चल जाओ। आप गाड़ी पे चली गई हैं तो बाद में जी बाइक पे जी मैंने बाइक पे जाना था, या आपको बाइक पे जाना चाहिए, तो भी अवेलेबिलिटी है। आपने एक टाइम पे एक ही चीज को यूज करना है। क्लियर हो गया सर। डिस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करते हैं जी, दोनों क्लासेस ध्यान इधर दीजिएगा। डिस्ट्रक्टर्स 1 मिनट का टॉपिक है। डिस्ट्रक्टर देखें, कंस्ट्रक्टर, कन बनाने वाला मतलब बिल्डर। डिस्ट्रक्टर से मुराद क्या है? डिस्ट्रॉय करने वाला। डिस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्टर ही बोलेंगे। डिस्ट्रक्टर मतलब डीएलोकेट करने वाला। देखें, डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में फर्क ये है कि कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। ये भी स्पेशल मेंबर फंक्शन है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। यू माइट गेस दैट another function is called automatically। automatically called होता है when an object is destroyed। you might guess that another function is called automatically कब? when an object is destroyed, this is called destructor। so destructor is a special member function and it is automatically called when the object is destroyed, when object is destroyed. This is indeed the case, such as a function is called destructor. The destructor has the same name as a constructor। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क क्या है? डिस्ट्रक्टर को वैसे हमेशा एंड पे लिखते हैं। अच्छा, इस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हुए क्योंकि उसने पूछा नहीं था, तो चलो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। गौर से देखिएगा, कंस्ट्रक्टर बनाने लगा हूँ। सो दिस इज कंस्ट्रक्टर।
और मैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, देखिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि सर कि अरे को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, बट इट्स ओके। उसके बाद नेम आ गया। ये देखिए मैं आपके सामने ही इसका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूँ। रीजन इज दैट कि मेरी क्लास को पता हो टाइम शॉर्ट है 3 मिनट, तो मैं जरा थोड़ा स्पीड करूंगा, ठीक है जी। फिर दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज 0.0f और अब आ गया जी अरे। अब रीजन इज दैट कि वी वांट टू इनिशियलाइज द अरे, और अरे को इनिशियलाइज करने के लिए लूप लगानी पड़ती है। ये अरे का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी समझ लें। तो फिर हम क्या करेंगे, हम भाई अरे ऑफ आई इक्वल टू 0। अब क्या किया मैंने, पूरे के पूरे अरे को इनिशियलाइज कर दिया, पूरे के पूरे अरे को 0 से। और मैसेज देने के लिए भाई मैं ये देखो आई एम नो आर्गुमेंट TRUCTOR मेरे साथ रहिएगा मेरी क्लास, ताकि आपको पता चल सके कि दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तो चलो अच्छे तरीके से नजर आए, तो मैं इसको यहाँ पुट भी कर देता हूँ कि दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। वी हैव जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन। डिस्ट्रक्टर जी ये देखें जी, ये डिस्ट्रक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर, दिस इज कॉल्ड CTOR डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर क्लास के नेम, तो फिर तो फायदा ही नहीं जी, ये तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो जाएंगे। याद रखिएगा कि डिस्ट्रक्टर के नेम के स्टार्ट पर एक टिल्ड साइन आता है, टिल्ड टिल्ड TILD के नाम से, टिल्ड के नाम से एक आता है, एंड दिस इज कॉल्ड आई एम डिस्ट्रक्टर, दैट्स इट बस। अब जरा जल्दी से इसकी ओरल में इसकी डेफिनेशन सुन लें। डिस्ट्रक्टर का नेम सेम कंस्ट्रक्टर के नाम जैसा होता है, बट ये अपने नाम के स्टार्ट पर एक सिंबल टिल्ड फॉलोड करता है। नेम बट इट्स प्रीसीडेड बाय, आइए देखें TILD टिल्ड लिखा भी हुआ है, प्रीसीडेड बाय अ टिल्ड। अच्छा किधर गया कोड ब्लॉक, टिल्ड आ गया। इसके अंदर आर्गुमेंट पास नहीं किए जाते। अगर इसके अंदर आर्गुमेंट पास नहीं होते तो फिर कोई बताएगा कि क्या इसे ओवरलोड किया जा सकता है जल्दी से? नो सर। 100% sir. नहीं हो सकता। तो बात खत्म होगी कि ये हमेशा नो आर्गुमेंट, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती कंस्ट्रक्टर की तरह, ठीक है। इसका क्लास नेम की तरह होता है, बिल्कुल उसी तरह इसके स्टार्ट पे टिल्ड लगा दिया जाता है, उधर टिल्ड नहीं होता। सर सी आउट के आखिर पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब सेमीकोलन आएगा ना? जी किसके सेमीकोलन? ओ बिल्कुल आएगा भाई, वो मैथ की बातें हैं जो आप बात कर रहे हैं। दिस इज अ टिल्ड साइन, सो दिस इज इसे बिटवाइज ऑपरेटर भी बोला जाता है। अगर कंस्ट्रक्टर के सर साथ, इसका आयशा बच्चे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसे बिटवाइज ऑपरेटर भी बोला जाता है। अगर आपने बिटवाइज ऑपरेटर नहीं पढ़ा हुआ तो सी में जरा देखें बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। और टिल्ड का साइन भी बोला जाता है, हर जगह पर हर चीज को अपने पॉइंट से बोला जाता है। अब डॉट लगाते हो तो यहाँ डॉट बोल